हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की एक ही वीडियो में। ठीक है, जो कि है दोष गति और रोग मार्ग, और चैप्टर 8 है श्रोतोदुष्टि, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोष गति और रोग मार्ग। आयुर्वेद शास्त्र में दोष गति और रोग मार्ग का ज्ञान परम आवश्यक है। दोष गति देखते हैं सबसे पहले। गति का शब्द होता है गमन, परिवर्तन, स्थान का त्याग करना। ठीक है, शरीर में प्रकोपित अवस्था अथवा प्राकृतिक दोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अथवा उनकी अवस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोष की गति कहा जाता है। यानी दोषों का एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना, चाहे वो प्राकृत हो या प्रकोपित हो, दैट इज नोन एज दोष गति। इन्होंने 4 भेद से बताया है कि दिशा, प्रमाण, स्थान और अवस्था। दिशा मतलब ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति, यानी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और साइड बाय साइड, लेटरल। एंड प्रमाण भेद से वृद्धि, क्षय और स्थान, यानी वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, क्षय हो जाए या साम्य अवस्था में रहे। स्थान भेद से कोष्ठ गति, शाखा गति और मर्म अस्थि संधि गति। ये याद कर लेना कि कितने भेद हैं और क्या क्या है। अवस्था भेद से प्राकृत, विकृत गति। तो ये 2 हो गए, एक तो नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। अब हम बात करते हैं डिटेल में ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक गति की। ऊर्ध्व गति क्या होती है? जब कुपित दोष शरीर के ऊपरी अंग यानी उरा, कंठ, सिर आदि की ओर गति करते हैं तो उसे ऊर्ध्व गति कहा जाता है। इसका दृष्टांत एवं व्याधि दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल, जैसे ऊर्ध्वगत अम्लपित्त जैसे हाइपर एसिडिटी, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त जैसे कि हेमेटोमेसिस, छर्दी ऊपर की तरफ, श्वास ऊपर रोग होता है, और उदानवात का प्रकोप, ये सब क्या होता है? ऊर्ध्व गति होती है दोषों की। अधोगति की बात करते हैं तो जब कुपित दोष अधो भाग में जैसे पक्वाशय, गुद, मूत्राशय आदि की ओर गमन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अधोगति। इसका एग्जाम्पल अधोग अम्लपित्त जो नीचे की तरफ हो, अधोग रक्तपित्त जैसे कि रेक्टल ब्लीडिंग, अतिसार, प्रवाहिका एंड अपान वायु की दुष्टि। तिर्यक गति जो लेटरल हो या सिस्टेमिक हो। जब प्रकोपित दोष ना तो ऊपर जाते हैं और ना नीचे, अपितु संपूर्ण शरीर में तिर्यक यानी तिरछे सर्व शरीर रूप से धमनियां एवं रस रक्त वाहिनियों के माध्यम से व्याप्त हो जाते हैं, उसे तिर्यक गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वर है, सब जगह है, और कुष्ठ है, सर्वांगवात है, मंडल कुष्ठ है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वृद्धि क्षय को डिटेल में देखते हैं। क्षय का मतलब होता है दोषों का अपने प्राकृत परिमाण से कम होना, न्यून हो जाना, दैट इज नोन एज क्षय। जैसे वात क्षय से मंदचेष्टा, कफ क्षय से भ्रम और हृदय। समझ आ गया? क्षय मतलब उनका अपने प्रमाण से कम हो जाना। तो जैसे वात क्षय अगर हो जाएगा तो मंद चेष्टा हो जाएगी, कफ क्षय हो जाएगा तो भ्रम और हृदय द्रव हो जाएगा। स्थान की बात करते हैं तो दोषों का अपने प्राकृत परिमाण एवं स्थान पर संतुलित रूप से स्थिर रहना, राइट, कि वो साम्य अवस्था में है। ये स्वस्थ का प्रतीक है, यानी आप स्वस्थ हो, हेल्दी हो। वृद्धि की बात करते हैं तो दोषों का अपना प्राकृत परिमाण से अधिक बढ़ जाना, जो उनकी प्राकृत अमाउंट है उससे बढ़ जाना। तो इसमें क्या होता है? ये मुख्य रूप से व्याधि उत्पत्ति का मूल कारण है। कोष्ठ, शाखा और मर्म अस्थि संधि के हिसाब से देखते हैं। कोष्ठ में क्या होता है? महाश्रोतस, आमाशय, इसके एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स बता रहेंगे कि महाश्रोतस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? महाश्रोतस, आमाशय, पक्वाशय, हृदय आदि आभ्यंतर आशय। और इसमें जो बीमारियां होती हैं वो क्या है? विसूचिका, अतिसार, छर्दी, आना, उदावृत, ऊर्ध्व और अधो रक्तपित्त। शाखा मतलब पेरिफेरल टिश्यू या एक्सटीरियर, जिसमें क्या आ जाती हैं? रक्त आदि धातुएं, लाइक रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा। क्योंकि त्वचा रस का जो अधिष्ठान है वो त्वचा है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने रक्त आदि लिखा है और त्वचा को अलग से लिख दिया। इसमें क्या हो जाएगा? कुष्ठ, विसर्प, शोथ, मंडल, यानी जो भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो मोस्टली इन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं।
मर्म अस्थि संधि वाला वस्ति, हृदय, मूर्धा यानी त्रिमर्म, समस्त अस्थियां और संधि। इसमें क्या हो जाता है? पक्षाघात, गृध्रिसी, संधिवात, आमवात, पक्षवध और हृदय रोग इसमें हो जाता है। ये वाली चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ख़त्म हो गया है ना ये। अच्छा, अभी ये भी रह गया, कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ में गति। हाँ, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगी अभी, ये बता के, है ना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो पहले ये भी पढ़ लेते हैं कि कोष्ठ से शाखा में और शाखा से कोष्ठ में कब दोष आते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं कोष्ठ से शाखा की तरफ गति का कारण क्या होता है? तो व्यायाम। देखो, कोष्ठ से शाखा में जाना का मतलब पता है क्या है? व्याधि और ज़्यादा गंभीर हो रही है। व्याधि की गंभीरता जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ये वाला काम हो रहा है, यानी जो दोष है वो कोष्ठ से शाखा में जा रहे हैं। देखो, वमन विरेचन से जो दोष निकलते हैं वो कोष्ठ वाले ही तो निकलते हैं। शाखा का मतलब समझते हो कि टिश्यूज़ में जाके घुस रहे हैं। अगर वो टिश्यूज़ में जाके घुस रहे हैं तो इसका मतलब ये तो और ज़्यादा गंभीरता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है व्याधि बढ़ जाती है, व्याधि गंभीर हो जाती है अगर कोष्ठ से शाखा में दोष जाते हैं। अगर उल्टा हो जाए कि शाखा से कोष्ठ में आ जाए, फिर तो हमारे लिए आसानी है कि जो डीप धातुओं में पेनिट्रेट कर गए थे वो कोष्ठ में आ गए, और कोष्ठ में आते ही हम उन्हें कैसे निकाल देंगे? वमन और विरेचन से धक्का देके बाहर कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपने व्यायाम कर लिया कि अति व्यायाम से शरीर में ऊष्मा और वायु की वृद्धि होती है जो दोषों को बाहर धकेलती है, यानी कोष्ठ से बाहर, यानी टिश्यू में। पता नहीं, कोई एक आदमी किसी को आवाज़ दे रहा है छोटू छोटू, और हमारे गली में तो कोई छोटू रहता ही नहीं है। पता नहीं किसको वो आवाज़ दे रहे हैं, काफ़ी देर से, और डिस्टर्बिंग लग रहा है मुझे। ऐसा कौन सा छोटू है जो सुन नहीं रहा उनकी बात। नेक्स्ट आता है हमारा हाई डाइजेस्टिव फायर की तीक्ष्ण अग्नि द्वारा दोषों को पिघालकर शाखाओं में भेज देती है। जब अग्नि बहुत ज़्यादा क्या हो जाए? तीक्ष्ण हो जाए। अहित आचरण, आप अहित आहार विहार कर रहे हो जिससे दोष प्रकोपित होते हैं और बाहर की तरफ यानी शाखा की तरफ जाते हैं। द्रुत वायु गति, यानी वात बहुत ज़्यादा फोर्सफुल मूव करती है और जिसकी वजह से वो कोष्ठ से उन्हें शाखाओं में ले जाती है। अब शाखा से कोष्ठ में आ रहे हैं, ये व्याधि को कम कर रहे हैं, यानी व्याधि को कम कर रहे हैं। यहाँ पे व्याधि ठीक हो जाएगी। वृद्धि, दोष की वृद्धि होगी तो वो क्या करेंगे? कोष्ठ से खुद ब खुद आ जाएंगे, शाखा से खुद ब खुद कोष्ठ में आ जाएंगे जब वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विषयंदन, यानी स्नेहन और स्वेदन चिकित्सा से लीन दोष पिघल जाते हैं, वो पिघल गए तो कोष्ठ में आ जाएंगे। पाक कर दो उनका, पाचन औषधियों से तो शिथिल होकर आ जाते हैं। श्रोतोमुख शोधन कर दो, श्रोतस के अवरोध को दूर कर दो तो अवरोध दूर होते ही आ जाएंगे वापस। वायु का स्वमार्ग गमन, वायु सिर्फ अपने ही, जैसे वो बहुत तेज़ वायु आ रही थी कि कोष्ठ से वो शाखा में जा रहे थे, वायु अपने नेचुरल गति रखेगी तो फिर हम वो कोष्ठ में आ जाएंगे और जिससे वो वमन विरेचन से निकल जाएंगे। देखो, अब मैं बता देती हूँ ये क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। सब इम्पॉर्टेंट है, उर्ध्व अधो ये सब इम्पॉर्टेंट है। 6 वाला तो नहीं आएगा, ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोष्ठ वाला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला तो आउट क्वेश्चन है, ठीक है। नीला तो नीला नहीं, लाल कलर से मैं लिखती हूँ, आउट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ में बताओ, ये आउट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब आते हैं रोग मार्ग और साध्य असाध्यता, ठीक है। शरीर में रोग मार्ग क्या होते हैं? जो शरीर का मार्ग है वो ही रोग मार्ग है। 3 भाग हैं इसके, बाह्य, अभ्यंतर और मध्यम। बाह्य क्या होता है? जिसमें त्वचा आ जाती है, रक्त आदि धातुएं, ठीक है, जैसे त्वचा रोग, छोटा शोथ और पिपिका। अभ्यंतर रोग मार्ग क्या हो जाएगा? जिसमें महाश्रोतस और आमाशय आदि आते हैं, जो कि बताया था, अतिसार, छर्दी होता है, ये भी सुख साध्य है, ये भी सुख साध्य है। जो मध्यम रोग मार्ग है वो क्रच साध्य है, जिसमें क्या आता है? हृदय वस्ती और मर्म अस्थि संधि आ जाते हैं, और मर्म तो हमें पता ही है असाध्य हो जाता है और क्रच साध्य हो जाते हैं, ठीक है, जैसे पक्षाघात, हृदय रोग, संधिगतवात और आमवात, इंपॉर्टेंट है ये भी। टॉपिक 8 आता है हमारा, यानी चैप्टर नंबर 8 जो कि है श्रोतोदृष्टि का, कि श्रोतोदृष्टि कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं श्रोतस की परिभाषा और वर्गीकरण। तो शरीर के वे सूक्ष्म और स्थूल मार्ग जिनसे होकर धातुएं, पोषक तत्व, दोष तथा मल का श्रवण होता है उन्हें श्रोतस कहते हैं। श्रोतस का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले चरक संहिता की बात करते हैं। इन्होंने 13 पेयर्स बताए, प्राणोदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश, स्वेद व श्रोतस होते हैं, 13 बताए। आचार्य सुश्रुत ने 11 पेयर्स बताए। सॉरी
आचार्य सुश्रुत ने पेयर्स बताएं कि इन्होंने गलत लिख दिया, 13 टाइम्स बताएं बस इन्होंने, ठीक है। और सुश्रुत संहिता में पेयर्स बताए गए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना कि इन्होंने क्या बताया, पेयर्स, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 22। अस्थि, मज्जा, स्वेद व श्रोतस को सुश्रुत ने अलग से परिगणित नहीं किया, यानी इन्होंने क्या नहीं माने, अस्थि, मज्जा और स्वेदवा नहीं माने, बाकी सब माने। स्त्री विशिष्ट में 2 अतिरिक्त होते हैं, आर्तव और स्तन्यवा श्रोतस। श्रोतस की सामान्य दृष्टि के कारण क्या होता है, सामान्य। सबसे पहले इन्होंने कहा है दोष गुण समान आहार विहार, ऐसा आहार और विहार का सेवन कर रहे हो जो शरीर में स्थित दोषों के गुणों के समान है, वह दोषों को बढ़ाता है और श्रोतों को दूषित करता है। धातु विगुण आहार विहार, ऐसा आहार विहार कर रहे हो जो धातुओं के स्वाभाविक गुण से विपरीत हो, जो धातु में वैषम्य पैदा करे, दैट इज नोन एज इसका हेतु। असात्म्य आहार और वेग धारण, असात्म्य आहार का सेवन कर रहे हो, ऐसा भोजन ऐसा समय पे खा रहे हो जो कि आपकी बॉडी के लिए अहितकर है, और वेग धारण कर रहे हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, श्रोतो दुष्टि। सामान्य श्रोतो दुष्टि के लक्षण क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आउट क्वेश्चन में इसे लिख दूंगी, आउट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चैप्टर बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं। इसमें तो 5 में से 4 नंबर लेके आना, और शॉर्ट लॉन्ग में आ जाए तो 10 में से 8 नंबर आने ही चाहिए, वरना बेकार हो फिर, ठीक है। इतना इजी चैप्टर है, और क्या लोगे, है ना। अति प्रवृत्ति की बात करते हैं, देखो 4 तरह की इसकी दृष्टियाँ होती हैं। सबसे पहले अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन। सबसे पहले अति प्रवृत्ति की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा जिसकी प्रवृत्ति हो, कि स्रोतों से द्रव्य पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में स्राव होना, वेरी ज़्यादा स्राव, वेरी ज़्यादा, व्हाट इज़ दिस, बहुत ज़्यादा, वेरी सिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन बोला जाता है इसे। जैसे प्रमेय में मूत्र व श्रोतस से अति मूत्र आता है, अतिसार में बहुत ज़्यादा पुरीश आता है, प्रदर में रक्तस्राव होता है, ठीक है। तो अब संघ की बात करते हैं। संघ का मतलब होता है रुकावट, अटकाव, प्रवाहन में बाधा उत्पन्न होना, ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आनाहा, यानी कॉन्स्टिपेशन। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, ऐसे कैसे हो गया, कोई बात नहीं है, हमने लिख दिया, आना हो गया, ठीक है। सिरा ग्रंथि में जहाँ श्रोतस में ग्रंथि हो जाए, उभार आ जाए, गांठ बन जाए और वो बंद हो जाए, जैसे वेरिकोज वेन, तो इसमें क्या आ जाता है, सिरा ग्रंथि। श्राव में रक्त के ठहराव से ग्रंथिवत उभार हो जाता है, वात ग्रंथि यानी अर्बुद हो जाता है। नेक्स्ट आता है विमार्ग गमन, के उसका पाथ ही चेंज हो गया, कि श्रोतस अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर विपरीत मार्ग में बहे, ठीक है, लाइक छर्दी, ठीक है। अन्न का आमाशय से ऊपर की ओर जाना क्या है, उल्टा काम है ना भाई, अन्न का नीचे आना चाहिए, वो तो ऊपर आ रहा है, तो उल्टा हो गया। ऊर्ध्व रक्त पित्त उल्टा हो गया, कामला भी उल्टा हो गया, कि पित्त का पुरुष मार्ग को छोड़कर रक्त त्वचा में फैल जाना। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट से बाहर से आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा। और जो मैंने बताया शाखा से कोष्ठ, कोष्ठ से शाखा, इसे तो रट लेना कि कोई आंख बंद करके नींद में आपको उठा के पूछे तो आप बता दो।